एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए सामाजिक अध्ययन के लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। इससे पहले मैं सारे एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करा चुकी हूँ, वो वीडियो जाकर आप विजिट कर सकते हो। आज मैं आप लोगों के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को विदित है, 27 अक्टूबर 2025 से आपके डीएलएड के एग्जाम लगे हुए हैं। उन्हीं एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के लिए राजन सीरीज लेकर आ रही हूँ। आप सभी को पता है कि यदि आपके पास पवन सीरीज, राजन सीरीज या कोई और सीरीज है तो आप उसको भी देखिए और इसको भी देखिए और अपनी प्रिपरेशन में चार चांद लगा सकते हैं, जिससे आपका स्कोर अच्छा हो। आपका स्कोर अच्छा होगा, आपको नॉलेज होगी तो आप मोटिवेट होगे, और आप मोटिवेट हो अपने रिजल्ट को देखकर मोटिवेट होगे तो सुपर टेट और यूपी टेट का जो एग्ज़ाम आप फ्यूचर में देने वाले हो वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहीं से 50% हो जाएगी। ये समझ लो डीएलएड का 90% सिलेबस ही होता है जो यूपी टेट के सुपर टेट में आता है। पर होता क्या है कि हम अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फिर से प्रिपरेशन की नीड होती है। यदि आप अभी से ये सोच के प्रिपरेशन करोगे कि मुझे तो जॉब लेनी है, मुझे तो सुपर टेट देना है, तो यही जो आपका सिलेबस है इसी को अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आगे तक आपके काम आने वाला है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हुए नगर निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। नगर निगम का गठन तथा कार्य बताइए। नगर निगम का गठन, जिन नगरों को महानगरों का दर्जा दिया जाता है वहाँ नगर निगम का गठन होता है। संपूर्ण महानगर की जनसंख्या के अनुपात में वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का चयन किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों को भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के वे सदस्य जो नगर निगम को सीमा में आंशिक या पूर्ण रूप से आते हैं वे भी नगर निगम के पदेन सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य अपने स्थान पर विधिवत योग्यता वाले अपने प्रतिनिधियों को सदस्यता हेतु अधिकृत कर सकते हैं। नगर निगम के कार्य, नगर निगम के दो प्रमुख कार्य होते हैं। कौन से? एक तो अनिवार्य कार्य और दूसरे ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य कौन से होते हैं? जो आपको करने ही होते हैं। ऐच्छिक कार्य कौन से होते हैं? जो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं। अनिवार्य कार्य क्या होता है? नगर निगम का प्रमुख कार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना है। नगर निगम प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कर शिक्षा की व्यवस्था करता है। सेकंड है, नगर निगम का दूसरा प्रमुख कार्य नगर की स्वच्छता हेतु कानून बनाना व उनका पालन कराना है। सार्वजनिक स्थानों तथा सड़कों की सफाई की व्यवस्था कराना नगर निगम का अनिवार्य एवं प्रमुख कार्य है। सफाई की व्यवस्था हेतु नगर में कूड़ाघरों, सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों आदि की व्यवस्था करना भी नगर निगम का ही कार्य है। पॉइंट 3, नगर निगम का तीसरा तथा सबसे प्रमुख कार्य जन स्वास्थ्य की रक्षा हेतु चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों का प्रबंध करना है। नगर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना भी नगर निगम का कार्य है। संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु हैजा, प्लेग, चेचक, पोलियो आदि का टीकाकरण का प्रबंध करना भी नगर निगम का ही कार्य है। पागल कुत्तों तथा आवारा पशुओं को पकड़कर इन्हें जंगलों आदि में छोड़ने का कार्य नगर निगम करती है। जर्जर भवनों को गिराना और सड़कों की मरम्मत का कार्य भी नगर निगम द्वारा कराया जाता है। जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी नगर निगम में किया जाता है। ऐच्छिक कार्य कौन कौन से होते हैं? पुस्तकालयों, वाचनालयों, पार्कों, जैव घरों एवं धर्मशालाओं आदि का प्रबंध करना नगर निगम के ऐच्छिक कार्यों में आता है। मेलों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना ऐच्छिक कार्यों में आता है। क्वेश्चन नंबर 2, वेद कितने प्रकार के होते हैं? स्पष्ट कीजिए। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद यह प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पदात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। सेकंड, यजुर्वेद यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद एवं गद्य दोनों में की गई है। यह मूल रूप से कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है।
.3 सामवेद। इसमें संकलित मंत्रों को यंत्र के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु गाया जाता है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सामान का वास्तविक अर्थ गान। ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं तो उनको सामान साम कहा जाता है। सामगान की एक शास्त्र पद्धतियाँ थी। 13 शाखाकारों के नाम उपलब्ध होने के कारण 13 शाखाओं का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन इन 13 में से केवल 3 शाखाएं संप्राप्ति उपलब्ध है: रमणीय, कौथुमीय, जैमिनीय या तबलाकार। सामदेव को पूरी मंत्र संख्या 1875 है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या 1771 है। इस प्रकार केवल 104 मंत्र सामवेद में नवीन हैं। 4 है आपका अर्थवेद। अर्थवेद का ऋत्विक ब्रह्म होता है। इस वेद का नाम अर्थव ऋषि के नाम पर पड़ा। सोम इसके प्रमुख देवता हैं तथा आचार्य सुमंतु हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, यंत्र तंत्र, टोना टोटका आदि का विस्तृत वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 3, उपनिषद का अर्थ समझाइए तथा उनकी संख्या का वर्णन कीजिए। उपनिषद का अर्थ। उपनिषद शब्द में उप एवं निश उपसर्ग है और सद मूल धातु है। सद धातु के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है नाश, दूसरा अर्थ है गति या प्राप्ति और तीसरा अर्थ है अवसाद अथवा अंत। इस दृष्टि में उपनिषद का अर्थ उस ज्ञान से लिया जाता है जिससे अविद्या अथवा ज्ञान का नाश होता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और दुख का अंत होता है। मैक्स मूलर ने सद धातु में ने उपसर्ग लगाकर जैसे निषिदति निषद का अभिप्राय बैठाना लगाया है और उप का अर्थ निकट होता है, अतः उपनिषद का अर्थ निकट बैठना बताया गया है। मैक्स मूलर ने उपनिषद की भूमिका में लिखा है, संस्कृत भाषा के इतिहास एवं संस्कृति के अनुसार यह निश्चित ही है कि उपनिषद का प्रारंभिक अर्थ एक ऐसी गोष्ठी से था जिसमें शिष्य गुरु के चारों ओर आदर और श्रद्धा के साथ एकत्रित होते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार इस शब्द का अर्थ उस ज्ञान से है जो भ्रम को नष्ट कर यथार्थ ज्ञान की ओर ले जाता है। उपनिषद शब्द का प्रयोग इसी कारण से अत्यंत रहस्य के अर्थों में लिया जाता है। उपनिषदों में अविद्या को नष्ट करने के उपाय तथा पर ब्रह्म के स्वरूप के विषय में उल्लेख किया गया है। उपनिषदों की संख्या 100 से ऊपर ही है, परंतु उनमें 14 उपनिषद प्राचीन तथा प्रामाणिक हैं। ये उपनिषद अपनी पृथक अस्तित्व रखते हैं। ये 14 उपनिषद किसी काल की रचना नहीं है और न किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखित है। इस प्रकार उपनिषद एक निश्चित काल की रचना नहीं है और न किसी एक व्यक्ति द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें किसी एक निश्चित और किसी एक संप्रदाय का सिद्धांत या दर्शन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ज्वार भाटा वह स्थिति है जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन समुद्र तल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। पानी के ऊपर तथा नीचे गिरने की क्रिया को ही ज्वार भाटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राम पंचायत से आप क्या समझते हैं? इसके कार्यकाल एवं कार्य का वर्णन कीजिए। ग्राम पंचायत का गठन निर्वाचित पंचों एवं सरपंच से होता है। इनका निर्वाचन कलेक्टर द्वारा निर्धारित 1000 की जनसंख्या वाली ग्राम सभा में 1000 जिस ग्राम सभा में वोटे हैं, जनसंख्या है कम से कम 10 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाली ग्राम सभा के अधिकतम 20 वार्डों में बांटकर ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष हेतु होता है। इसके अनुसार ग्राम पंचायत के सभी पदाधिकारी पहले अधिवेशन की तारीख से अपने पदों पर 5 वर्ष के लिए बने रहेंगे। यदि कोई पदाधिकारी लोकसभा अथवा विधानसभा हेतु चुन लिया जाता है तो तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत का पदाधिकारी नहीं रहता है। ग्राम पंचायत का पुनः निर्वाचन सामान्यतः कालावधि में ही कराया जाता है, परंतु यदि ऐसा नहीं हो पाता तो पंचायत विघटित मान ली जाती है और उसका पुनर्गठन 6 माह के अंदर कराया जाना जरूरी होता है। कर्तव्य पालन में गड़बड़ी के आधार पर पंचायत को सुनवाई का अवसर न प्रदान करके पंचायत को उसके कार्यकाल के पूर्व भंग किया जा सकता है। इस स्थिति में भी पुनः ग्राम पंचायत का गठन 6 माह के अंदर होना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत के कार्य निम्नलिखित हैं जिन्हें वह राज्य सरकार के अधीन रहते हुए करती है। अपनी आर्थिक क्षमता के अंतर्गत सार्वजनिक मेलों से पृथक बाजारों तथा मेलों की स्थापना व प्रबंध करना, पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना तथा उसे जनपद पंचायत की योजना में शामिल करने को भेजना, स्थानीय योजनाओं के संसाधन और व्यय को नियंत्रण करना, ग्राम सभा द्वारा गठित समितियों के क्रियाकलापों का समन्वय करना तथा मूल्यांकन करना, ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाली कॉलोनियों के निर्माण के आवेदनों पर विचार करना आदि। क्वेश्चन नंबर 6, जिला पंचायत का गठन कब हुआ? इसके कार्य स्पष्ट कीजिए। जिला पंचायत का गठन, जिला पंचायत के गठन में राज्य सरकार द्वारा जिले हेतु निर्धारित एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके अलावा जिले के क्षेत्र में पूर्णतः या अंशतः स्थित राज्य विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचित राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य भी उसके सदस्य होते हैं। यद्यपि पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में स्थित राज्य विधानसभा के सदस्य जिला पंचायत के सदस्य नहीं हो सकते। राज्य विधानसभा के सदस्य अपने स्थल पर विधिवत निर्धारित योग्यता वाले अपने प्रतिनिधि को पंचायत की सदस्यता हेतु अधिकृत कर सकते हैं। जिले में स्थित जनपद पंचायतों के अध्यक्ष में जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत सदस्य बना जिला पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता। जिला पंचायत के कार्य, जिला पंचायत के प्रमुख कार्य हैं जिले के आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना और पंचायत की ऐसी योजनाओं को समन्वय करना, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्वयं की तैयार परियोजनाओं के संबंध में वार्षिक योजनाएं तैयार करना, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का समन्वय प्रायोजित व मूल्यांकन करते हुए उसको मार्गदर्शन करना, अपने क्षेत्र की जनपद पंचायतों द्वारा तैयार योजनाओं का परिवीक्षण, समन्वय एवं समय सुनिश्चित करना, जनपद पंचायतों से किन्हीं विशेष प्रायोजनों के लिए प्राप्त अनुदान प्रस्तावों को समन्वित करके राज्य सरकार को भेजना, किन्हीं 2 अथवा अधिक जनपद पंचायतों की साझे की व परियोजनाओं की निष्पादन करना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हुए राष्ट्रीय आय की गणना करने की कौन कौन सी विधियां हैं बताइए। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख रूप से 3 विधियां होती हैं। उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि। उत्पादन गणना विधि प्रोडक्शन कैलकुलेशन मेथड। इस विधि के अनुसार एक वर्ष की अवधि में उत्पन्न की गई सभी प्रकार की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। तत्पश्चात शुद्ध उत्पत्ति ज्ञात करने हेतु कुल उत्पाद का कुल मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। तत्पश्चात शुद्ध उत्पत्ति ज्ञात करने हेतु कुल उत्पाद में से चल एवं अचल पूंजी का प्रतिस्थापन, बीमा, व्यय तथा करों की राशि घटा दी जाती है। इस शुद्ध उत्पत्ति से विदेश में प्राप्त आय को जोड़ने पर शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात की जा सकती है। इस रीति को वस्तु सेवा निगणना विधि भी कहा जाता है। इस विधि की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य संबंधी सही एवं विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं होते और यह पता लगाना भी कठिन हो जाता है कि वस्तु अंतिम वस्तु है अथवा मध्यवर्ती वस्तु है। पॉइंट 2, आय गणना करना या व्यय गणना करना। आय गणना करना इनकम कैलकुलेशन मेथड आय गणना रीति की व्यावसायिक गणना विधि भी कहा जाता है। इस विधि में उत्पादन संसाधनों को उनकी सेवाओं के बदले जो प्रतिफल दिया जाता है उसे जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। चूंकि इसमें समस्त साधनों की आय को जोड़ा जाता है इसलिए इसे प्राप्त आय की गणना विधि भी कहा जाता है। पॉइंट 3, व्यय गणना विधि। व्यय गणना विधि आय का प्रयोग 2 प्रकार से हो सकता है, उपभोग एवं बचत करके। इससे राष्ट्रीय आय के सी वर्ष विशेष में उपभोग मूल्य एवं बचत मूल्य की उपयोग होती है। इस पद्धति में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा वस्तुओं के उपभोग पर किए गए व्यय का कुल योग ज्ञात किया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण बचत की मूल्य भी सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हुए प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है, इसका कारण बताइए। प्रति व्यक्ति आय पर
कैपिटल इनकम किसी राष्ट्र को राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या में भाग देने और प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। इसे प्रति व्यक्ति औसत आय भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय अपॉन राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण है। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने के प्रमुख कारण है कौन कौन से? कृषि की प्रधानता पर कृषि का पिछड़ा होना। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। देश की लगभग 58.2% जनसंख्या कृषि और कृषि से संबंधित कार्य में संलग्न है, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 18% है। फिर आज भी भारतीय कृषि पिछड़ी दशा में है। साथ ही कृषक रूढ़िवादी और भाग्यवादी हैं, अतः कृषि उत्पादन कम है तथा प्रति व्यक्ति आय भी निम्न है। पॉइंट 2 है औद्योगिक पिछड़ापन। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत पर्याप्त औद्योगिक विकास हुआ है, फिर भी भारत विकसित देशों की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र से बहुत पीछे है। इसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा है। पॉइंट नंबर 3, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना। हमारे देश की जनसंख्या लगभग 120.8 करोड़ है और इसमें तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जनाधिक्य के कारण भी प्रति व्यक्ति आय निम्न रहती है। क्वेश्चन नंबर 9, नगर पंचायत का गठन कब हुआ? इसके कार्यों को बताइए। नगरीय स्वायत्त शासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 30,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्रों को संक्रमणशील क्षेत्र घोषित किया जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक क्षेत्र हेतु एक नगर पंचायत होगी। संक्रमणशील क्षेत्र ऐसे क्षेत्र से है जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर बनने की ओर अग्रसर है। उत्तराखंड राज्य के जिलों में 15,000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर भी नगर पंचायत की स्थापना की जा सकती है। नगर पंचायत का गठन निर्वाचित सदस्य। नगर पंचायत में निर्वाचित सदस्य की संख्या कम से कम 10 एवं अधिकतम 24 होगी। नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी तथा यह संख्या सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित की जाएगी। सेकंड पॉइंट है आपका पदेन सदस्य। लोकसभा एवं विधानसभा के ऐसे सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्णतः अथवा अंशतः वे नगर निगम क्षेत्र सम्मिलित हैं। राज्यसभा एवं परिषद के ऐसे सदस्य जो उस नगर पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत हैं। नगर पंचायत के कार्य क्या होते हैं? नगर पंचायत अपने क्षेत्र में वे समस्त कार्य करती है जो कार्य नगर पालिका परिषद द्वारा अपने क्षेत्र में किए जाते हैं। नगर पंचायत के प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं: सार्वजनिक सड़कों स्थानों में नालियों की सफाई तथा रोशनी का प्रबंध करना, पर्यावरण की रक्षा, समाज के कमजोर व्यक्तियों के हितों की रक्षा, पार्क एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, जन्म तथा मृत्यु का जीवन प्रसूति केंद्रों तथा शिशु गृह की व्यवस्था, पशु चिकित्सालयों तथा प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था, अग्निशमन की व्यवस्था तथा कानून द्वारा सौंपे गए अन्य शब्दों की सफलता। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हुए ग्राम पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम की विशेषता कीजिए। नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम के मुख्य कार्य। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के कार्य निम्नलिखित हैं: नगर की साफ सफाई करवाना, कचरा उठवाना, सड़कों की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, पाठशाला, पुस्तकालय, पार्क, बगीचे आदि बनवाना, बाजार तथा सब्जी बाजार की सफाई की व्यवस्था करना, शहर में संक्रामक रोग फैलने की स्थिति में पानी की व्यवस्था करवाना, टीकाकरण आदि का कार्य करवाना, शहर में होने वाली जन्म मृत्यु का लेखा जोखा रखना, काजी हाउस, आवारा मवेशियों पशुओं को देखभाल का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 11, सड़क पर यातायात के साधनों की अधिकता के कारण बताइए। सड़कों पर आजकल भारी यातायात है। निरंतर बढ़ती जा रही जनसंख्या के कारण यातायात के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सड़कों पर बेतहाशा संख्या में वाहन होने के कारण दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। गलत दिशा एवं गलत मार्ग में निकलने का प्रयास
करने से भी यातायात की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रमुख उपनिषदों का वर्णन कीजिए। कुछ उपनिषद ऋग्वेदीय, कुछ सामवेदीय, कुछ यजुर्वेदीय हैं एवं कुछ अर्थवेदीय हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं, उपनिषद हैं। पॉइंट नंबर 1, ईशावास्य उपनिषद। इस उपनिषद में 18 मंत्र हैं। इसमें दर्शन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ कर्म करने की भी जरूरत है। अधिकांशतः भारतीय दर्शन में इस विचारधारा की प्रधानता है। सेकंड है आपका केनोपनिषद। इस उपनिषद में ब्रह्म की महिमा की व्याख्या है। ब्रह्म सर्वव्यापी स्वयं प्रकाशमान तत्व है। तीसरा पॉइंट है कठोपनिषद। इसमें समाज एवं नचिकेता के मध्य में संवाद बहुत महत्वपूर्ण एवं रोचक है। इसमें आत्मज्ञान का विवेचन एवं महिमा तथा मायावी विवरणों का विवेचन मिलता है। प्रश्नोपनिषद यह गुरु शिष्य संवाद की श्रृंखला है। सत्यगाम, सुकेशी, वैदर्भी, कवादी और कौशल्य आदि संविदा सहित विप्लव बाद ऋषि के निकट ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु जाते हैं। मुंडकोपनिषद। इस उपनिषद को मुंडक भी कहते हैं। इसका मंत्र में पंच ब्रह्म की रोचक ढंग से वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख कीजिए। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अहिंसा, प्रत्यय। जैन धर्म के अनुसार किसी भी जीव को 3 योग एवं 3 कारणों से हिंसा न करना अहिंसा है। 3 लोग अर्थात मन, वचन और काम तथा 3 कारण अर्थात करना, करवाना और अनुमोदन करना। अहिंसा के पालन के समय में निर्भरता, निर्भीरता, वत्सलता, जी, क्षमा, दया आदि आत्मिक शक्तियां उत्पन्न होती हैं और पार्श्विक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। सेकंड, सत्य, मन, वचन एवं शरीर में मिथ्या आचरण का परित्याग करना सत्य है। असत्य का त्याग करना और यथाश्रुत वस्तु के स्वरूप का कथन सत्य कहलाता है। सत्य वह होता है जो अर्थ से भूतार्थ, सद्भूत अर्थ वाला हो, यथार्थ हो एवं मधुर हो। पॉइंट 3, असत्य। असत्य से अभिप्रेरणा है चोरी न करना अर्थात दूसरे की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के ग्रहण करना इष्टेय है और इसका सर्वथा परित्याग करना असत्य है। जिन धर्म के अनुसार धन संपत्ति का अपहरण मनुष्य के वहाँ जीवन का अपहरण है। मन, वचन और काम में चोरी न करना, चोरी न करवाने और चोरी करने वालों को अनुमोदन न करना, ये असत्य महाव्रत है। पॉइंट नंबर 4, ब्रह्मचर्य। केवल काम वासना से दूर रहना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, अपितु इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण ही ब्रह्मचर्य है। जैन धर्म के अनुसार तपस्या में सबसे उत्तम तप ब्रह्मचर्य है। स्मरण शक्ति और बौद्धिक प्रतिभा दोनों शक्तियां ब्रह्मचर्य से प्राप्त होती हैं। ब्रह्मचर्य से ही मन, वचन और कर्म की पवित्रता होती है। पॉइंट नंबर 5, अपरिग्रह। संसार के समस्त विषयों के प्रति राग एवं ममता का परित्याग कर देना ये अपरिग्रह है। आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु का संग्रह करना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन। जैन धर्म के 5 महाव्रत। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। क्वेश्चन नंबर 14, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। अंतरिक्ष में कई आकाश गंगाएं हैं, जिनमें से मिल्की वे नामक हमारी आकाश गंगा में कई सौरमंडल हैं। सूर्य एवं इसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं व धूमकेतुओं को संयुक्त राज्य रूप में सौरमंडल कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का केंद्र सूर्य है तथा इसमें 8 ग्रह हैं। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों की एक नई परिभाषा दी, जिसके तहत केवल वहां चमकदार खगोलीय पिंड ग्रह माने जाएंगे वो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनका द्रव्यमान इतना है कि वे ये सारी ग्रहों के प्रभाव से बचने हेतु अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण लगभग गोल आकार के हैं। साथ ही अपने पड़ोसी पिंडों की कक्षा नहीं लांघते। यम प्लूटो की कक्षा सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की तुलना में झुकी हुई है।
और वरुण की कक्षा को काट दिया। इसी आधार पर यम प्लूटो को ग्रहों की जमात से अब यह माना जाएगा। बुध, मर, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो गाइस ये कैसा लगा आपको सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपका सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टाइम ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से मैं आपको वीडियो को बंद करने के लिए कह रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कंप्लीट करा जो दूंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।